नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। बोनस या फिर कैश फ्लो जब भी हाथ में आए तो हम इसे कहां लगाएं, ये जब तक हम समझ पाते हैं तब तक कहीं ना कहीं ये पैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसे में आपको मिलने वाले बोनस या फिर हाथों में आने वाले जो कैश फ्लो है उसको लेकर पहले ही ये प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आप इसको कैसे स्मार्टली मैनेज करेंगे। और आज आपकी इस स्मार्ट मनी मैनेजमेंट में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। मनी गुरु में हमारे साथ इस शो में चर्चा के लिए वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत परासर इस वक्त हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बोनस मैनेजमेंट के स्मार्ट टिप्स और जिसका है सभी को इंतजार, तो उसको कैसे खर्च करें। सबसे पहले हेमंत जी, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि जो लोगों के हाथों में कैश फ्लो आने वाला हो या फिर वो बोनस अगर पाने वाले हो तो फिर उसको कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करें या फिर कैसे उसको स्मार्टली खर्च करें। जी स्मिता, देखिए इससे पहले कि ये डिसाइड करें या बात करें कि जो बोनस या जो लमसम पैसा आपके हाथ में आता है उसका क्या करें, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने की जरूरत है। जब हमें बोनस मिलता है ऑब्वियसली हम काफी मेहनत करते हैं, उसके लिए पूरे एफर्ट्स डालते हैं पूरा साल, उसके बाद हमको वो बोनस मिलता है। मेहनत तो हम बहुत करते हैं बोनस मिलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी बार हमने देखा है कि जब उसको इस्तेमाल करने की बात आती है तो हमारा जो एटीट्यूड है या हमारा जो अप्रोच है वो बहुत कैजुअल होता है। हमें मतलब जो सामने दिखता है, हमने या काफी जो खर्चे नहीं किए होते, हमको लगता है चलिए अभी लमसम पैसा आ रहा है इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अमूमन हमने देखा है कि वो अगर आप उसको प्लान नहीं करें तो वो पैसा कहीं ना कहीं खर्चा होता है, कंजम्पशन में जाता है। उसका कुछ हिस्सा कंजम्पशन में जाना कोई बुरी बात नहीं है। ऑब्वियसली आप कमाते इसलिए हैं, आप जब ज्यादा कुछ आपको मिलता है तो आप कोशिश करते हैं कि कुछ उसको एंजॉय भी करें आप, लेकिन साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी नजर जो है हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर के भी ऊपर हो। तो मुझे लगता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब भी आपको बोनस मिले, आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी बहुत काफी मेहनत मेहनत का फल है एक साल का। तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अगर आप प्लान करके इस्तेमाल करें, और क्योंकि ये एक साल की बात नहीं है स्मिता, ये हर साल की बात है। हर साल अगर आप अच्छी कंपनी में काम करते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको हर साल पैसा मिले। तो ये एक अप्रोच में चेंज लाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जब तक आप डिसाइड करें कि इस पैसे का क्या करना है, इसको ऐसी जगह पे लगाइए जो लिक्विड हो, सेफ हो, जहां पे आपको बैंक से ज्यादा पैसे मिले। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको जब तक ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, या अगर आपको इस पैसे की जरूरत कुछ समय के बाद है, तो उसको एक लिक्विड फंड में डाल दीजिए ताकि आपको सेविंग बैंक से बेहतर रिटर्न मिले। तो शुरुआत आपको वहां से करना है। दूसरी बात, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आपके ऐसे कोई लोन्स हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, उनको आप प्रीपे करने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है, जरूरत की वजह से आप या तो क्रेडिट कार्ड में ज्यादा खर्चा कर देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड डेट काफी महंगा है, पर्सनल लोन ले लेते हैं। तो सबसे पहला आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उन जो हाई इंटरेस्ट पेइंग जो डेट है उसको आप पहले पे करें। अगर आपका एक हाउसिंग लोन भी है तो हाउसिंग लोन से ज्यादा भी आप इनको पहले रीपे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हाउसिंग लोन एक अच्छा लोन है। आपने एक एसेट बनाई है, उसके इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसा मैंने कहा, लिक्विड फंड में लगाइए जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाते, और कोशिश कीजिए कि जो हाई इंटरेस्ट पेइंग डेट है उसको आप पहले प्रीपे करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे ही बोनस आपके अकाउंट में आता है, और फिर उस एक्साइटमेंट में हम ये भूल जाते हैं कि इसका हम सही तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम वो करते नहीं हैं और कई बार वो इधर उधर की चीज़ों में खर्च हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को बोनस मिले उससे पहले ही हम चाहते हैं कि उनकी स्मार्ट प्लानिंग भी करवा दें। और इसीलिए आपसे मैं जानना चाहूँगी विश्वजीत जी कि आप ज़रा बताएं कि ये स्मार्ट प्लानिंग के आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे लोगों को। बिल्कुल स्मिता, जैसा हेमंत जी ने बोला, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इम्पल्सिव स्पेंडिंग ना करें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बोनस पैसा आता है हाथ में तो आप सोचते हैं कि किस तरीके से ऐसी जगह खर्च कर दें जहां आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तो कोशिश करें, एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं साल का कि ऐसे कौन से खर्चे मुझे दिख रहे हैं इस साल, कोई सर्जरी तो नहीं होनी है, या मुझे कोई और मोटा खर्चा करना है, या कोई मेरे ऐसे गोल्स हैं जो बचे हुए हैं, क्या मैंने इमरजेंसी प्लानिंग कर रखी है नहीं कर रखी है। तो इन सब चीजों को एक फाइन बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बोनस एंजॉय नहीं करना, आप एंजॉय भी करें, बट एक फाइन बैलेंस रखें कि क्या मैं अपने फ्यूचर गोल्स के लिए भी सोच रहा हूँ, सही सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आपने इमरजेंसी प्लानिंग नहीं कर रखी है, जैसा कि कभी भी आजकल आज जॉब बड़ी अनसर्टेन है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि एटलीस्ट अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो अगले 6 महीने का जो आपका खर्च है
वो किसी भी लिक्विड फंड अकाउंट में, जैसे अभी हेमंत जी बता रहे थे, किसी भी लिक्विड फंड में या सेविंग बैंक में रख सकते हैं, जाके आपको जो पैसा ऐसा हो, जब आपको जरूरत पड़े आप उसको निकाल सके। और ये सबसे बड़ा बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का टिप है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस नहीं कर रखा, टर्म प्लान नहीं कर रखा या मेडिक्लेम नहीं ले रखा, तो वो भी एक बहुत जरूरी कदम है। अगर आप किसी खर्चे की वजह से नहीं ले पाए तो ये भी जरूरी ले लें, क्योंकि ये इस्तेमाल जो है आपको आने वाले आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको हिला सकता है, अगर आपने मेडिक्लेम या टर्म प्लान नहीं ले रखा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है कि अगर आपके पास पैसा आ ही गया है तो कोशिश करें, पहले तो जैसा हेमंत जी ने बताया, लोन को अपने पे ऑफ करें, नहीं तो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो आपके गोल्स है, जैसे रिटायरमेंट है या बच्चों की पढ़ाई के लिए गोल है, उसके लिए आप इसको निवेश करें, सही जगह निवेश करें। चाहे तो आपने लिक्विड फंड में रखे और वहां से आप एसटीपी कर सकते हैं अपने गोल्स के लिए, जो आपने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं या स्टॉक्स ले रखे हैं या किसी इन्वेस्टमेंट में, गोल्ड में आपने निवेश किया हुआ है, तो आप उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा सोच सकते हैं। और वहां पे आप जब ये करेंगे तो आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं वो काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक फाइन बैलेंस रखें, इंपल्सिव स्पेंडिंग ना करें और कोशिश करें जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं, चाहे वो रिटायरमेंट है, चाहे वो आपके बच्चों की पढ़ाई है, उसके लिए आप एसटीपी के थ्रू उसको इन्वेस्ट करें, ताकि आने वाला फ्यूचर आपका बेहतरीन हो सके। जी बिल्कुल, तो ये कुछ स्मार्ट टिप्स हैं। अगर आपको बोनस मिलता है तो आप इस तरीके से इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका फ्यूचर तो सिक्योर होगा ही, और अगर फ्यूचर सिक्योर रहेगा या फिर फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी लाइफ यूं ही अच्छी हो जाएगी। हेमंत जी, अभी भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके लिए कंपल्सन नहीं है इस बात का कि वो इन्वेस्ट ही करे। तो ऐसे में जब उसको कोई अमाउंट मिलता है, चाहे वो कैश फ्लो उसके हाथ में बढ़ जाए या फिर मान लीजिए कहीं से कोई अचानक उसके पास कैश आ जाए, तो शायद उसकी मेंटालिटी जल्दी इस बात की नहीं होती कि वो उसको कहीं छोटे जगह भी इन्वेस्ट कर सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकता है या लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में भी उसको ऐड ऑन कर सकता है, एसआईपी में स्टेप अप कर सकता है। ये मेंटालिटी अभी कम देखी जाती है और ज़्यादातर ये देखते हैं कि इम्पल्सिव शॉपिंग्स कर लेते हैं या घूमने फिरने चले जाते हैं। तो किस तरीके से जो कैश फ्लो आए आपके हाथ में उसको मैनेज करें? जी स्मिता, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हमने पहले बात की अभी तक कि कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स हैं तो उनको रिपे कर दीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट का उसको हिस्सा बनाइए। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कई बार क्या होता है, हम हमेशा कहते हैं कि एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये पॉसिबल है कि आपके जो पर्सनल सिचुएशन है आपको अलाउ ना करें कि आप हर महीने एक पैसा इन्वेस्ट कर सको, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ऐसे में, और ये तो बात है कि चाहे आपके पास हर महीने इन्वेस्ट करने का पैसा हो या ना हो, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए उसको सेव करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि आपके जो गोल्स हैं उसके लिए आपके पास पैसा पर्याप्त हो फ्यूचर में, आपको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले सेव करना पड़ेगा। अगर ये सेव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, जब आपको ऐसा कोई लमसम पैसा मिलता है तो कोशिश कीजिए कि इसको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बनाएं। वो कुछ तरीके से भी हो सकता है। अगर आपने कुछ शुरुआत नहीं की, आपके लिए पॉसिबल नहीं है एसआईपी से इन्वेस्ट करना, तो आप इस लमसम से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। ऑब्वियसली प्रोसेस वही रहेगा, अपने गोल्स को डिफाइन करेंगे, एसेट एलोकेशन करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे। दूसरी बात, कुछ एक गोल्स ऐसे होते हैं जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, वो ऐसा गोल है कि आपको जितना भी अमाउंट हो, आपको कहीं ना कहीं वो एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ में मदद करेगा। कभी कभी क्या होता है, हमारी लिमिटेशंस होती हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगता है कि बाकी गोल्स के लिए आपके पास पैसा एडिक्वेट है, तो फिर कुछ नहीं तो अपने कम से कम रिटायरमेंट किटी में उसको आप ऐड कीजिए। मतलब फोकस कहाँ होना चाहिए कि आप, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, जब आप मेहनत करते हैं उसका फल आपको मिलता है, तो उसका कुछ पैसा डेफिनेटली अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि करियर ग्रोथ के लिए आपको हायर एजुकेशन करनी है तो उसको भी कर सकते हैं। कभी कभी कुछ हिस्सा आप ट्रेवल के लिए भी लगा सकते हैं। लेकिन जो बड़ा जो अमाउंट है, बड़ा जो हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट प्लान का अगर उसको हिस्सा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लेंगे। जी बिल्कुल। और एक और दूसरा बहुत ज़्यादा जो आजकल ट्रेंड है वो है घूमने जाने का, खास करके विदेश घूमने जाने का। और जब भी कभी बोनस का पैसा अगर हाथ में आए या फिर किसी तरीके का कैश फ्लो आपके पास आए, तो विश्वजीत जी, परिवार को ये लगता है कि क्यों ना घूमने निकल जाएं। अभी यहाँ पर जो लोग इस वक्त ये शो देख रहे हैं और जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ज़रा बताइएगा कि वो ये गिल्ट फील ना करें कि अगर बोनस उनके पास आता है तो वो घूमने जाएं या कर्ज चुकाएं। दोनों में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या दोनों ही ज़रूरी है?
देखिए, बिल्कुल स्मिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों ही ज़रूरी है। घूमना भी ज़रूरी है, लाइफ़ को एन्जॉय करना भी ज़रूरी है। आपकी ये मेहनत का पैसा आपको मिला है, रिवॉर्ड मिला है, तो उसको एन्जॉय करना आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले अपना कर्ज़ जितना आप कम कर सकते हैं, उससे आपको जो पीस मिलेगा, वो घूमने जाने से कहीं बेहतरीन होगा। घूमने जाना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाएँ, बहुत ज़्यादा खर्च करें। कुछ छोटे वेकेशंस भी प्लान कर सकते हैं, विद इन इंडिया भी घूम सकते हैं। तो अपना कर्ज़ जितना कम करेंगे, जितना अपना लोन को अपना कम कर पाएँगे, या जो हाई इंटरेस्ट लोन्स हैं उनको जितना कम कर पाएँगे, उतना ज़्यादा एन्जॉय कर पाएँगे लाइफ़ को, और आने वाले समय में भी आप घूमने जा सकते हैं। तो कोशिश करें, कर्ज़ को कम करें, लेकिन अगर आप कंट्रोल में हैं, बैलेंस में हैं, तो ज़रूर घूमने जाएँ, और अपने बोनस को एन्जॉय करना भी उतना ही आवश्यक है, जितना कि आप इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे। जी, तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है कि थोड़ा बचाएं, थोड़ा खर्च करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही खर्च कर दें। हाँ, अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके पास डेट जो है वो मैनेजेबल है, तो फिर आप घूमने फिरने या किसी भी नई चीज़ को जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि उस पर आपको इस पैसों को एक्सपेंड करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि आपका डेट बहुत बड़ा ना हो। अगर वो छोटा हो तो दोनों फिर मैनेज हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपको अपने पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। चलिए, अब कॉलर भी कुछ उनका सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त। सुशील द्विवेदी पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, पूछें अपना सवाल। नमस्ते मैम, मैं सुशील द्विवेदी इंदौर से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए सवाल। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में मेरा 8,000 की एसआईपी है, और एसबीआई कॉन्ट्रा में मेरी 5,000 की एसआईपी है, पराग पारी फ्लैक्सी कैप में 3,000, और निपॉन इंडिया मल्टी कैप 3,000, बंधन स्मॉल कैप 3,000 रुपए। और अभी हमारा जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो है 3.40 लाख, और जो हमारा मैम टारगेट है वो है 15 ईयर में 2 CR, राइट। और अभी मैं करीब 8 लाख रुपए लमसम भी चाह रहा हूँ, तो थोड़ा आप मुझे गाइड करें कि इसमें कोई ओवरलैप तो नहीं है, और मुझे कोई कुछ ये भी गाइड करें कि मुझे कुछ फंड और ऐड करना चाहिए या मुझे इसी में रहना चाहिए। जी बिल्कुल। हेमंत जी, आप इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करिए और ज़रा बताइए। ओवरलैप पूछ रहे हैं ये, लेकिन एसबीआई के 3 फंड्स इनके पास हैं। आप देखेंगे तो एक ही एएमसी से इन्होंने 3 फंड्स ले रखे हैं। बाकी कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो, और क्या ये अपना टारगेट हासिल कर लेंगे? जिस मिताली शुरुआत करते हैं इनके टारगेट से, जैसा उन्होंने कहा कि 15 साल का समय इनके पास 22,500 की एसआईपी कर रहे हैं, और अभी 8 लाख का लमसम भी करना चाहते हैं। अगर हम इनको पूरा कंसिडर करें और अगर हम 12% का रिटर्न एज्यूम करके चले एनुअलाइज, तो मुझे लगता है कि तकरीबन अपने गोल तक ही पहुंच पाएंगे। 2 करोड़ का इनका टारगेट है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट ये है कि लंबा समय है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चैलेंजेस इनको अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आपने शुरुआत में इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है जो आपके गोल तक पहुंचा देगा, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हर साल अपनी बढ़ती हुई इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि सेफली एज्यूम करना कि 15 साल के बाद मुझे किसी पर्टिकुलर गोल के लिए कितना पैसा लगेगा, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास ये क्षमता है और क्षमता रहती है, अगर हम थोड़ा डिसिप्लिन रखें, तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जो है अपने इन्वेस्टमेंट में लगाते रहें, ताकि आपको बड़ा कॉर्पस मिले। तो एक तो ये पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो आई थिंक ब्रॉडली पोर्टफोलियो अच्छा है। एक दो चीजें मुझे लगता है वो इनको कंसिडर कर सकते हैं। वो एक तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, उस फंड में बने रह सकते हैं, लेकिन वहां पे 8,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा है। उसको 2,000 से आप कम कीजिए, 6,000 पे रखिए। मैं उस प्रपोर्शन की बात कर रहा हूँ ओवरऑल जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 2,000 वहां से आपको एडिशनल मिलेगा। दूसरा, इनके जो बैलेंस एडवांटेज फंड है एसबीआई का, उसमें सिर्फ 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। पहली बात तो ये अमाउंट बहुत कम है, अननेसेसरी एक फंड पोर्टफोलियो में बढ़ा हुआ है। दूसरा, बैलेंस एडवांटेज जो है वो एक मीडियम टर्म के लिए सही है। जब आप चाहते हैं कि इक्विटी में जो एक्सपोजर है वो रिस्ट्रिक्टेड हो, तब अच्छा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जब 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, आप प्योर इक्विटी फंड में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो 2,500 रुपए जो है, इनके पास एक फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए, तो फंड कम होंगे और मुझे लगता है कि एलोकेशन इक्विटी में बढ़ेगी। तो जो हमने एजम्पशन लेके चले हैं रिटर्न की, शायद उससे बेहतर भी रिटर्न इनको मिल सकता है। तो पोर्टफोलियो अचीव होगा, कोशिश कीजिए स्टेप अप करने की। और तीसरा, कंसोलिडेशन कीजिए और एक सही कैटेगरी में पैसा लगाइए, एक दूसरी कैटेगरी से निकाल के। जी बिल्कुल, तो ये सलाह है हेमंत जी की आपको, और मुझे लगता है अगर आप सुन रहे होंगे सुशील जी, तो बेहतरीन इस सलाह के साथ आप आगे जैसा कि आप चाह रहे हैं वैसे अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और अब दूसरे
दूसरे व्यूअर्स का सवाल है, ये दरअसल उन्होंने मेल किया है हमें, अरुण कुमार जी का सवाल है ये। उम्र उनकी 40 साल है विश्वजीत जी, और म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर ये सलाह चाहते हैं। अभी इन्होंने शुरू नहीं किया है निवेश, 10 साल तक के लिए इनका अपना टारगेट इन्होंने फिक्स कर लिया है। 70 से 80 लाख का इनका कॉर्पस का टारगेट है, और 5 फंड्स के सिलेक्शन भी इन्होंने कर रखे हैं। 5 जो फंड्स हैं उसमें आईसीसी प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स है, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है, कोटक मल्टी कैप है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है, पराग पारिका फ्लेक्सी कैप है। बहुत ही अच्छे फंड्स के इन्होंने सिलेक्शन तो कर रखे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जो इन्होंने टारगेट रखा है अपने इन्वेस्टमेंट का, उससे ये पहुंच जाएंगे उस वहां तक, विश्वजीत जी? बिल्कुल स्मिता जी, इन्होंने शायद ये मेंशन नहीं किया कि क्योंकि अब ये प्लानिंग कर रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया इन्वेस्टमेंट करना। तो जो फंड्स का चुनाव है वो तो बहुत बेहतरीन है, सारे ही टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं, अच्छी कैटेगरी के हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, डिफरेंट एएमसीज के हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छे फंड है। एक फ्लेक्सी कैप है, एक लार्ज एंड मिड कैप है, एक पैसिव लार्ज कैप फंड है, और एक मल्टी कैप फंड भी है। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है, इसी में जब बना रहे हैं तो इसी में निवेश करें। हाँ, जो इन्होंने गोल रखा है 80 लाख रुपए का 10 वर्ष में, तो मेरे हिसाब से इनको कम से कम 35,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाके ये अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं और 10 वर्ष का टाइम होराइजन लेके चलते हैं। अगर इनको ऐसा लगता है कि 35,000 थोड़ा ज्यादा है, तो ये 24,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, और हर वर्ष अगर ये 10% का स्टेप अप करेंगे तो भी ये अपने गोल के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो अगर 35,000 कर सकते हैं तो 7-7 हजार की पांचों फंड्स में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं बराबर प्रोपोर्शन में। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड है, और इसी पोर्टफोलियो में इनको निवेश करना चाहिए। और फंड बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना सोचे इसके बारे में। ये पोर्टफोलियो पर्याप्त है अपने आप में, और इसी तरीके से ये निवेश करें। 35,000 रुपए कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 24,000 के साथ स्टेप अप करें हर वर्ष 10% का, तो अपने गोल तक बिल्कुल आराम से पहुंच जाएंगे। जी हाँ, तो आपको 2 यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हैं विश्वजीत जी ने। एक तो या तो 35,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपको ये अमाउंट ज़्यादा लगता है तो आप 24,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एनुअली आपको इसमें 10% का स्टेप अप करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये अगर आप करते हैं तो फिर जो पोर्टफोलियो से आप चाहते हैं वो रिटर्न आपको आगे हासिल हो। इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें हमारे साथ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और शो में कुछ और दर्शकों के भी सवाल है जिसको करते हैं शामिल। और इस वक्त हमें सवाल मेल के जरिए भेजा है रजनीश ठाकुर ने। रजनीश ठाकुर का ये सवाल, हेमंत जी आप इसको रिव्यू कीजिएगा। इनका मौजूदा जो निवेश है ये 12,000 की एसआईपी फिलहाल कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 1,80,000 के आसपास बन चुकी है। 15 साल में 1 करोड़ का इन्होंने कॉर्पस का टारगेट रखा है। एसआईपी में हर साल 5% का स्टेप अप करने की बात इन्होंने कही है। और इनके पास अगर आप फंड्स देखेंगे तो बंधन का स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा भी है, और एसबीआई का स्मॉल कैप भी है। लोकेशन भी ठीक ठाक इन्होंने इसमें कर रखा है। कुल मिलाकर अच्छी बात यह है आजकल हेमंत जी कि हमारे पास जो भी सवाल आते हैं उसमें ज्यादातर लोग पहले से ही ये मेंशन करते हैं कि हम इसमें स्टेप अप भी करेंगे, ये उनका टारगेट भी रहता है। क्या कहेंगे आप इनको हेमंत जी? सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा था, ये जो डेवलपमेंट है जहां पे आप देख रहे हैं कि निवेशक समझ रहे हैं कि उनको स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए क्या होता है, जब आप स्टेप अप करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनते हैं, यानी जो आपकी बढ़ती हुई इनकम है उसका कुछ हिस्सा आप हमेशा इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो एक डिसिप्लिन जो चाहिए सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में वो आता है। तो आई थिंक बिल्कुल सही अप्रोच है। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो इनकी एसआईपी जो है वो 12,000 की एसआईपी है, और 15 साल का समय इनके पास। करंट जो कॉर्पस है जैसा आपने बताया कि 1,80,000 है। अगर मैं इन सबको कंसिडर करूं और 12% का रिटर्न अगर मैं मान के चलूं तो करीब करीब इनका 80 लाख का कॉर्पस बनेगा, जबकि इनका टारगेट जो है वो 1 करोड़ का है। इसमें हमने ऑब्वियसली 5% का स्टेप अप कंसिडर किया है। तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंचने के लिए उनको अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाना होगा, ना कि 5% से। तो एक ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे इनको काम करने की जरूरत है अगर इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। दूसरा, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो वहां पे 2 स्मॉल कैप फंड है। कुल मिला के 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है 12,000 में से, मतलब ऑलमोस्ट 42% पैसा जो है वो स्मॉल कैप में जा रहा है। स्मॉल कैप एक अच्छी कैटेगरी है। अगर आपके पास एक अच्छा फंड हो, वेल डाइवर्सिफाइड फंड हो, तो वो मदद करता है कि ओवर लॉन्गर पीरियड आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न को सुधारे। लेकिन ज्यादा नहीं कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रेशन बनता है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई स्मॉल कैप की अगर आप एसआईपी को बंद करें, वो पैसा अगर आप एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप में लगाएं तो आई थिंक एलोकेशन अच्छा होगा। लार्ज एंड मिड कैप में आपका
एलोकेशन बढ़ेगा, पोर्टफोलियो में बैलेंस भी सही रहेगा। जी, तो कुछ थोड़े बहुत बदलाव, और इस बदलाव के साथ अगर आपने इन्वेस्टमेंट को आप जारी रखते हैं तो जो टारगेट आप चाहते हैं उसको आप जल्दी अचीव कर लेंगे। अब एक और दर्शक का सवाल है, प्रदीप कुमार इनका नाम है। विश्वजीत जी, आप इनका रिव्यू कीजिए। 42 साल इनकी उम्र है, मौजूदा निवेश 6000 की SIP है इनकी, और लगभग 2.5 लाख एक मुश्त का निवेश भी इन्होंने अलग से कर रखा है। 55 साल की उम्र तक 1 करोड़ का टारगेट ये चाहते हैं। अगर आप इनके फंड्स देखेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इनके पास है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, NJ फ्लेक्सी कैप इनके पास है, SDFC का ALSS टैक्स सेवर फंड भी इनके पास है, और निपॉन इंडिया का रिटायरमेंट फंड भी है। बड़ा ही सेफर साइड में इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है वो बना रखा है। क्या कहेंगे इन्हें आप? बिल्कुल स्मिता जी, पोर्टफोलियो ठीक है। थोड़ा सा अगर इनकी पहले प्लानिंग देखें, जो गोल इन्होंने रखा है वो काफी एम्बिशियस है। ये 1 करोड़ रुपया बनाना चाहते हैं, वो भी 13 वर्ष में, क्योंकि अभी 42 साल है और 55 साल में चाहते हैं। तो 6000 रुपए की SIP कर रहे हैं। अगर 6000 की SIP करते हैं, 13 वर्ष में 12% का CAGR भी लेके चले, तो मेरे ख्याल में 22-23 लाख रुपए बनते हैं। वहीं अगर इनका 2.5 लाख रुपए भी जो इन्होंने लमसम एक मुश्त निवेश किया हुआ है, वो भी अगर हम रिमेन इन्वेस्टेड रखते हैं 13 वर्ष के लिए, तो भी 11 लाख रुपए करीब बनते हैं। तो 33-34 लाख रुपए का कॉर्पस बनता दिख रहा है यहाँ पे, और गोल इनका है 1 करोड़ का। तो सबसे पहले तो मेरी ये सलाह रहेगी कि 6000 की SIP से इस गोल तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। कोशिश करें जितनी SIP बढ़ा सकते हैं, जैसा आज हम शो में भी डिस्कस कर रहे हैं, बोनस या लमसम कोई भी पैसा आपको मिलता है वो आप निवेश करें, तभी आप अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। अदरवाइज आपको अपना गोल थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, तब आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। अगर हम पोर्टफोलियो को देखें तो पोर्टफोलियो में 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, एक NJ का और एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 फ्लेक्सी कैप फंड की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो NJ का फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ से ये स्विच कर किसी और कैटेगरी में जा सकते हैं। और अगर इनके पोर्टफोलियो में देखें तो लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप फंड मिसिंग है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ICICI प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में निवेश कर दें ये SIP, ताकि एक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आ सके। और अगर ये न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो HDFC ALSS में भी SIP करने की आवश्यकता शायद ना पड़े। अगर न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो उसको भी स्विच करके HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में जा सकते हैं। तो ये थोड़े से बदलाव कर सकते हैं, इससे इनका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज में डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और डिफरेंट AMCs में भी इनका निवेश रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बदलाव करें, और जितना हो सकता है उतनी SIP में अपना स्टेप अप करें। बोनस लमसम जो भी आपको मिलता है उसको निवेश करें, तभी आप 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, तो एक छोटी सी जो चेंज है वो आपको करना पड़ेगा, और जाहिर तौर पर अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ALSS फंड में इन्वेस्ट करना पड़े, वो टैक्स बचाने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए आप जो अपना निवेश है उसको आप स्विच कर सकते हैं जो ALSS फंड में आपने कर रखा है। इस बीच एक छोटा सा सवाल हेमंत जी आपसे ये है कि आप अगर देखेंगे जितने भी पोर्टफोलियो का रिव्यू यहाँ पर हुआ, उन तमाम में जो टारगेट थे वो टारगेट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग इन्फ्लेशन का ख्याल नहीं रखते हैं। अगर 55 साल की उम्र में उनको 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो आज उस 1 करोड़ को बहुत बड़ा अमाउंट मान रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 13 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 करोड़ नहीं रहेगी। क्या आप मानते हैं कि इस बात में कहीं ना कहीं मिसिंग है? बिल्कुल बिल्कुल, काफी बार ऐसा होता है कि जब लॉन्ग टर्म में हम जो गोल बनाते हैं, और इनफैक्ट मैंने शो में कहा भी था कि काफी बार क्या होता है कि आपको ये डिटरमिन करना मुश्किल होता है कि कितना पैसा लगेगा। 2 कारण से, एक अगर आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया, दूसरा आपका लाइफस्टाइल जब तक आप रिटायर तक पहुंचेंगे तब तक कैसा रहेगा वो एज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्फ्लेशन को हमेशा कंसिडर कीजिए, नहीं तो जितना पैसा आप एक्यूमुलेट करेंगे और जितना आपको करना है उसमें बड़ा गैप रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखिए कि टारगेट को आपको समय समय पे रिवाइज करना है। अगर आपके रिटायरमेंट 15-20 साल के बाद है तो जो गोल आपने आज बनाया है वो गोल वो सस्टेन नहीं करेगा वहां पे, तो डेफिनेटली हर 2-3 साल के बाद आपको गोल को अपने आप को रिवाइज करना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंश्योर करेंगे कि आपको रिटायरमेंट के समय पे कोई मायूसी ना हो। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप हर बार इन्वेस्टमेंट करने में इस बात का ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ